जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी माँ भारती अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। वैद्युत आवेशन क्षेत्र का आज हम लोग 7वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आधारित है वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत विध्रुव पर। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आखिर वैद्युत फ्लक्स किसको कहा जाता है। वैद्युत फ्लक्स को जानने से पहले हम लोग डीएस क्षेत्रफल के एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके अभिलंबवत जो द्रव है v वेग से प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ds है। इस ds क्षेत्रफल के इस पृष्ठ से मान लेते हैं इसके अभिलंबवत v वेग से यहाँ पे क्या हो रही है, द्रव प्रवाहित हो रही है। अगर यहाँ पर द्रव प्रवाहित हो रही है दोस्तों, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली या प्रवाहित होने वाली द्रव के प्रवाह की दर को हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मान लेते हैं ये एक पृष्ठ है, ये कुछ इस तरह से आप लोग को दिख रहा होगा। आप लोग को एक्चुअल में ये वाला पृष्ठ नहीं दिख रहा है दोस्तों, आप लोग को ये वाला पृष्ठ दिख रहा है। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर ये पृष्ठ है और इसके अभिलंबवत v वेग से द्रव प्रवाहित हो रही है, ये कुछ इस तरह से अगर मान लो यहाँ पर v वेग से द्रव प्रवाहित हो रही है, तो द्रव प्रवाह की दर और इसकी जो क्षेत्रफल है ds, दोनों एक दूसरे के कैसी हैं, लंबवत है यहाँ पे। ठीक, तो अगर यहाँ पर मैं द्रव प्रवाह की दर निकालूं, द्रव प्रवाह की दर की बात अगर करें तो वो कितनी हो जाएगी, वेग और इसके लंबवत जो क्षेत्रफल है उस दोनों के क्या हो जाएगी, गुणनफल के बराबर हो जाएगी। द्रव प्रवाह की दर किसको बोलते हैं, प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले जो द्रव है उसका आयतन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव प्रवाह की दर। या इसको सांतत्य समीकरण आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों 11वीं क्लास में। तो 11वीं क्लास में द्रव प्रवाह की दर जो होती है वेग और उसके अभिलंबवत जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होती है उन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी देखो यहाँ पर जो द्रव प्रवाह का वेग है या द्रव प्रवाह की जो दिशा है इस पृष्ठ के क्या है, अभिलंबवत है। अगर मान लो इस पृष्ठ को मैं इस तरह से थीटा कोण पर घुमा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से थीटा कोण पर घुमा देता हूँ, अर्थात जो द्रव प्रवाह की दिशा है उसके अभिलंबवत से थीटा कोण पर अगर इस पृष्ठ को घुमा दिया जाए, तब क्या होगा, तब वहाँ पर द्रव प्रवाह की जो दर है वो क्या वही रहेगी या कुछ अलग हो जाएगी, उसको हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत में ये कैसे है, ये कुछ इस तरह से आप लोग की पृष्ठ है, ये कुछ इस तरह से पहले की कंडीशन में थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो द्रव प्रवाहित हो रही है ये आप लोग की द्रव प्रवाहित हो रही है, मान लेते हैं ये इसका और इसका वेग कितना है, v है। ठीक, अब इस पृष्ठ को दोस्तों हम लोग ने यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसे टर्न कर दिया थीटा कोण पर। तो अगर इसको थीटा कोण पर घुमा देते हैं तो मान लो ये कुछ इस तरह से ऐसे ये बन जाता है हम लोग का। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, अभी ds है, जो क्षेत्रफल पहले था। ठीक है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ds है। अब यहाँ पर हम लोग अगर द्रव प्रवाह की दर लेंगे, द्रव प्रवाह की दर की बात अगर करते हैं तो ये द्रव प्रवाह की जो वेग है v और इस वेग के अभिलंबवत जो पृष्ठ है उसके गुणनफल के बराबर होती है। अब इस वेग के अभिलंबवत यहाँ पर आप लोग को अगर मैं बोलूँ तो क्षेत्रफल यहाँ पर क्या दिख रही है दोस्तों, ये वाली भाग दिख रही है। ठीक है, ये वाली भाग इसके अभिलंबवत दिख रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ds है उसका हम लोग इस प्रवाह दर की या प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत हम लोग क्या लेंगे, क्षेत्रफल का घटक लेंगे। तो इस क्षेत्रफल का घटक इस v के अभिलंबवत लो, तो ये कैसे हो जाएगी, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये वाला घटक। ठीक है, ये इस तरह से अगर मान लो इन दोनों के बीच कोण अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ds cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। देखो यहाँ पर शुरुआत में ds जो क्षेत्रफल थी, ds पृष्ठ थी, वो कुछ इस तरह से थी और द्रव प्रवाह का जो वेग था इसके अभिलंबवत था। अब यहाँ पर हम लोग इस पृष्ठ को द्रव प्रवाह की वेग के अभिलंबवत से थीटा कोण पर ऐसे घुमा देते हैं। थीटा कोण पर अगर इस तरह से घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, द्रव प्रवाह की दर, द्रव प्रवाह का वेग v और उसके अभिलंबवत जो पृष्ठ है d, उसके अभिलंबवत जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल घटक लेंगे। ठीक है, ये क्या है, ds, तो इसका ये वाला घटक क्या हो जाएगा हम लोग का, ds cos थीटा। तो यहाँ पर अब दूसरे कंडीशन में द्रव प्रवाह की जो दर होगी वो हो जाएगी v गुना ds cos थीटा।
पहले द्रव प्रवाह की दर क्या थी, v गुना ds, और अब क्या हो जाएगी, v ds cos थीटा। ये जो द्रव प्रवाह की दर होती है दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं द्रव का फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव का फ्लक्स। इसी हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव प्रवाह की दर को द्रव का फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में इसी के समरूप हम लोग एक अन्य राशि को परिभाषित करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र में होता क्या है, मान लेते हैं एक समान हम लोग यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, ये कुछ इस तरह से। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अभिलंबत हम लोग एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ये कुछ इस तरह। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ds है। तो मैं आप लोग को ये वाला सेक्शन दिख रहा है, लेकिन मैं बता इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स होती है, तो वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, वैद्युत फ्लक्स इसको हम लोग d phi e से दर्शाएंगे दोस्तों। अगर एक छोटे से पृष्ठ के लिए ले रहे हैं तो एक छोटे से पृष्ठ ds के लिए अगर उसके अभिलंबत यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र E सदिश है या E है, तो इस पृष्ठ से, इस ds पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उसको बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स d phi e बराबर कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र E और इसके अभिलंबत जो पृष्ठ है ds, उन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लो इस पृष्ठ को हम लोग विद्युत क्षेत्र के अभिलंबत से थीटा कोण पर ऐसे घुमा देते, जैसे यहाँ पर हम लोग ने किया है। इस पृष्ठ को वेग के, द्रव के प्रवाह के वेग की दिशा के अभिलंबत से थीटा कोण पर ऐसे घुमा दिए हैं। तो ठीक वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के अभिलंबत जो पृष्ठ है उसको हम लोग थीटा कोण पर घुमाते हैं। अगर यहाँ पर थीटा कोण पर घुमाते हैं दोस्तों, तो पहले तो मैं विद्युत क्षेत्र बना लेता हूँ। जी, और ये शुरुआत में कैसी थी, ये कुछ इस तरह से आपकी बनी हुई थी। अगर मैं इसको इसके अभिलंबत से थीटा कोण पर घुमाता हूँ, इसके अभिलंबत से अगर थीटा कोण पर घुमाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर वैद्युत फ्लक्स की मैं बात करता हूँ, वैद्युत फ्लक्स d phi e की इस कंडीशन में बात करता हूँ, तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र E जो यहाँ पर लग रही है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और इसके अभिलंबत जो पृष्ठ का क्षेत्रफल घटक है उसको हम लोग लेंगे। तो इसके अभिलंबत पृष्ठ का क्षेत्रफल घटक कौन सा हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे लंबवत नीचे एक रेखा खींच देंगे। तो ये वाला जो सेक्शन होगा दोस्तों, अगर मान लो ये ds है और इन दोनों के बीच कोण थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ds cos थीटा। जैसे यहाँ पे हुआ था, अगर ये थीटा कोण है तो इस ds का अगर ये वाला घटक लेंगे तो क्या हो जाएगा, ds cos थीटा। तो ये हो जाएगा हम लोग का E गुना ds cos थीटा। ठीक है, तो पहले वैद्युत फ्लक्स क्या थी, जब यहाँ पर जो पृष्ठ था विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत थी, तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान था E गुना ds। लेकिन जब इस पृष्ठ को इस विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत से थीटा कोण पर ऐसे घुमा दिया जाता है, थीटा कोण पर घुमा दिया जाता है, तब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान होता है E गुना ds cos थीटा। ठीक है, ये कुछ द्रव प्रवाह की दर से संबंधित थी। यहाँ तक समझ आया आप लोग को। तो अगर यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान हम लोग बोले एक छोटे से भाग के लिए, अल्प भाग के लिए, तो d phi e बराबर क्या होता है, E इंटू ds, जब वो एक दूसरे के क्या हो, अभिलंबत हो। और अगर मान लो इसको अभिलंबत से थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, तब उसका विद्युत फ्लक्स हो जाता है d phi e बराबर E गुना ds cos थीटा। ठीक है, तो इस तरह से वैद्युत फ्लक्स क्या होता है दोस्तों। अगर मैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा की बात करूँ, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत रेखाओं की संख्या को हम लोग बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। अगर इसके परिभाषा की अगर मैं बात करूं, तो आखिर वैद्युत फ्लक्स किसको कहा जाता है, तो ये हम लोग की परिभाषा लिखते हैं, किसी भी पृष्ठ से अगर अभिलंबत गुजर रही है क्षेत्र रेखाएं, तो उन क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
अगर इसके मात्रक की बात करूं दोस्तों, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई जो मात्रक होती है ये होता है आप लोग का वेबर, इसको बोलते हैं वेबर, और इसको दर्शाते किससे हैं, डब्ल्यू बी से। ठीक है, किसे दर्शाते हैं हम लोग, डब्ल्यू बी से। तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र अगर लिखें डी फाई ई एक छोटे से पृष्ठ ds के लिए, तो ये हो जाएगा ई। अच्छा, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि होती है दोस्तों, अगर इसकी राशि की बात करूँ, है ना, इसकी थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब इसके बाद इसकी राशि की अगर बात करते हैं तो वैद्युत फ्लक्स की जो राशि होती है वो अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, ये अदिश राशि होती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि डी फाई ई बराबर क्या है, यहाँ पे ई गुना डी एस, यहाँ पे क्या है, ई गुना डी एस कॉस थीटा। अगर देखो डी फाई ई अदिश राशि है तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो भी कैसे राशि होगी, अदिश राशि होगी। अब चूंकि हम लोग जानते हैं ई कौन सी राशि है, ई है हम लोग का सदिश राशि, और डी एस कौन सी राशि है, ये भी है हम लोग की सदिश राशि। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्र सदिश, और इसको दर्शाते हैं ई सदिश से, है ना, और इसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल सदिश, और इसको दर्शाते हैं हम लोग डी एस सदिश से। इसको बोलते हैं क्षेत्र सदिश और इसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। अगर मैं क्षेत्रफल सदिश की बात करूँ तो आप लोग डी एस वेक्टर लिखोगे, और अगर मैं क्षेत्र सदिश की बात करूं तो ई सदिश लिखोगे या ई वेक्टर लिखोगे। तो यहाँ पर होने वाला क्या है, अगर यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स को हम लोग डी फाई ई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर जो डी फाई ई है ई सदिश और डी एस सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होती है, ये इसका सूत्र होता है। अच्छा, सदिश के नियम के अनुसार इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा आप लोग का ई गुणा डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ई गुणा डी एस कॉस थीटा होगा। अच्छा, यहाँ पर जो थीटा का मान है, ये जो थीटा का मान है दोस्तों, ये ई सदिश और डी एस सदिश के मध्य कोण होता है, जहाँ थीटा ई सदिश व डी एस सदिश के मध्य कोण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इस सूत्र पर इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स फाई डी फाई ई बराबर कितना है, ई गुना डी एस है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं विद्युत क्षेत्र ई सदिश के अविलंबत यहाँ पर डी एस सदिश है। अच्छा, यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षेत्रफल सदिश, और इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्र सदिश, क्षेत्र सदिश। तो इन दोनों को थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि आखिर क्षेत्र सदिश किसको बोलते हैं और क्षेत्रफल सदिश किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं एक हम लोग पृष्ठ लेते हैं, ये गोलीय पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु लेते हैं, जैसे ये बिंदु आप लोग को दिख रही होगी। इस बिंदु पर अगर हम लोग को क्षेत्रफल सदिश की गणना करनी तो हम लोग क्या करेंगे, इस पृष्ठ पर इस बिंदु के अभिलंबत हम लोग एक अभिलंब खींच देंगे। तो ये जो अभिलंब है, अभिलंब की बाहर की ओर जो दिशा होती है उसको बोलते हैं क्षेत्र सदिश की दिशा। अगर मान लो इस बिंदु पर हम लोग को क्षेत्र सदिश निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सॉरी क्षेत्रफल सदिश निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस बिंदु पर इस पृष्ठ के अविलंबत एक रेखा बाहर की ओर जाती हुई खींच देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी। तो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है हमेशा पृष्ठ के अविलंबत बाहर की ओर होती है, हमेशा पृष्ठ। जैसे इस बिंदु पर अगर मैं क्षेत्रफल सदिश की बात करूं तो इस पृष्ठ के अविलंबत बाहर की ओर जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी। और विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, अगर मान लो धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र कैसी होगी, अभिलंबत त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अगर मान लो ये स्रोत आवेश ऋणावेश है तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ होंगी वो क्या हो जाएगी, अभिलंबत त्रिज्यीय अंदर की ओर होगी, यहाँ पर ऐसे। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना दोस्तों, अगर मान लो एक पृष्ठ लेता हूँ, जैसे ये गोलीय पृष्ठ है, इस पर प्रत्येक बिंदु पर अगर मेरे को क्षेत्रफल सदिश निकालना है तो क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, प्रत्येक बिंदु पर उसके अभिलंबत, अभिलंबत मतलब ये कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा डी एस सदिश। यहाँ पे अगर लूँ तो इसके अभिलंबत डी एस सदिश हो जाएगा, यहाँ पे अगर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसके अभिलंबत डी एस सदिश। मतलब ये जो कोण बनता है हमेशा कैसे बनती है, 90 डिग्री बनती है। ठीक है, अच्छा, इसी बिंदुओं पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं, जैसे मान लो गोलीय पृष्ठ है, इस पर किसी बिंदु पर, जैसे ये बिंदु है, इस पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, आखिर सॉरी विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो विद्युत क्षेत्र होती क्या है, इस पृष्ठ पर लंबवत अगर बाहर की ओर एक क्षेत्र, एक रेखा खींच दें तो ये क्या हो जाती है, विद्युत क्षेत्र रेखा होती है। ये भी क्या होती है, इस पृष्ठ के
अभिलंबत होती है। जैसे इस बिंदु पर खींचें तो यहाँ पे स्पर्शा खींच दो और उसके अभिलंबत एक जो रेखा खींच दो, वो क्या हो जाएगी, हम लोग को विद्युत क्षेत्र रेखा हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग ये समझ गए होंगे कि विद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ की क्या होती है, अभिलंबत होती है, और क्षेत्रफल सदिश भी हमेशा पृष्ठ की क्या होती है, अभिलंबत बाहर की ओर होती है। तो ये चीज़ थी जो थोड़ी सी आपको समझानी थी। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा है। तो जो थीटा होती है ई सदिश और डी एस सदिश के मध्य कोण होती है। डी एस सदिश, अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ये कुछ बिंदु, एक बिंदु है, इस बिंदु पर, ये एक बिंदु है दोस्तों, इस बिंदु पर जो क्षेत्र सदिश है वो कैसी है, बाहर की ओर, ये है ई सदिश, है ना, ये पहले से ऑलरेडी लगी हुई है। अब इस बिंदु पर अगर मैं डी एस सदिश की बात करूं तो वो डी एस सदिश क्या होगा, इस पृष्ठ पर अभिलंबत क्या हो जाएगी, वो भी बाहर की ओर हो जाएगी। तो यहाँ पर ई सदिश और डी एस सदिश के मध्य आपको एक कोण दिख रहा होगा, उस कोण का मान कितना है, थीटा बराबर कितना है, 0। थीटा बराबर कितना है यहाँ पे, 0। ठीक है, एक हम लोग दूसरा बिंदु ले लेते हैं, जैसे कि ये बिंदु है, इस पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर लग रही है और ये सब क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। और इस बिंदु पर अगर मैं क्षेत्रफल सदिश की बात करूं तो वो भी कैसी हो जाएगी, डी एस सदिश बाहर की ओर लगेगी। दोनों के मध्य कोण यहाँ पर आपको कितनी दिख रही है, यहाँ पर भी थीटा का मान कितना है, 0। इस तरह से इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अगर आप लोग लोगे तो डी एस सदिश और ई सदिश के मध्य जो कोण है वो क्या रहेगी, थीटा 0। तो इस फॉर्मूले से अगर रखता हूँ मैं, इस फॉर्मूले में अगर इसका मान रखता हूँ ई गुना डी एस, और ये कॉस थीटा की जगह कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0। तो ये कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा, ई गुना डी एस आ जाएगा, जो कि आपके इसके बराबर होती है। ठीक है, तो अगर मान लो विद्युत क्षेत्र किसी पृष्ठ के अभिलंबत बाहर की ओर निकल रही है तो उस समय ई सदिश और डी एस सदिश के मध्य जो कोण होगा क्या होगा, 0 होगा। अगर वो 0 होगा तो इस फॉर्मूले में अगर हम लोग ई गुना डी एस और यहाँ पर कॉस थीटा का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो उसका मान कितना आएगा, ई गुना डी एस, जो कि यहाँ पे आता है। अच्छा, दूसरे अगर केस की बात करते हैं, अगर मान लो इस पृष्ठ को इस विद्युत क्षेत्र के अभिलंबत से थीटा कोण पर घुमा दिया जाता है। थीटा कोण पर अगर घुमा दें तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ई सदिश ये हो जाएगा। अगर मान लो इस बिंदु पर बात करते हैं, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु पर जो ई सदिश है वो कैसे है, अभिलंबत, ये बाहर की ओर निकल रही है, हम लोग को यहाँ पे दिख रही है ना, सॉरी, इस बिंदु पर ई सदिश की बात करते हैं तो वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रही है यहाँ पे। अच्छा, इसी बिंदु पर अगर मैं डी एस सदिश की बात करूँ तो डी एस सदिश की दिशा कुछ इस तरह से होगी, ये हो जाएगा हम लोग का डी एस सदिश। तो यहाँ पर ई सदिश और डी एस सदिश के मध्य जो कोण होगा वो कोण वही होगा जो यहाँ पर अभिलंबत से जितना कोण यहाँ पर घुमाए हैं। तो ये कोण कितना हो जाएगा हम लोग का, थीटा। ठीक है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा। अच्छा, यहाँ पे दूसरे बिंदु को लेता हूँ, जैसे मैं इस बिंदु को लेता हूँ, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे है, बाहर की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। अगर इस बिंदु पर मैं क्षेत्रफल सदिश की बात करूं तो क्षेत्रफल सदिश कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये हो जाएगा हम लोग का क्षेत्रफल सदिश। दोनों के बीच कोण क्या होगा, दोनों के बीच कोण यहाँ पर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, ई गुना डी एस और यहाँ पे कॉस, और थीटा का मान कितना है, यहाँ पे थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई गुना डी एस कॉस थीटा, जो कि इसके मान के बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करते हैं तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबत क्षेत्र रेखा मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है, इसे हम लोग विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। विद्युत फ्लक्स को हम लोग दर्शाते किससे हैं, इसको हम लोग दर्शाते हैं फाई ई से, है ना, इसे फाई ई से दर्शाते हैं। ठीक है, फाई ई से दर्शाते हैं। हम लोग यहाँ पर छोटे से भाग के लिए हैं दोस्तों, इसलिए हम लोग डी फाई यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है, इसको डब्ल्यू बी से दर्शाते हैं। और ये जो राशि होती है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। लेकिन ये दो सदिश राशियों का कैसा गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल होता है। दो सदिश राशियों का कैसा गुणनफल, अदिश गुणनफल। अगर दो सदिश राशि एक दूसरे से अदिश गुणनफल में है, इसका मतलब है वो राशि कैसे आएगी, अदिश राशि आएगी। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई सदिश डॉट डी एस सदिश। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो थीटा का मान होता है वो ई सदिश और डी एस सदिश के मध्य कोण
पर निर्भर करती है। ठीक है, जो थीटा होता है वो ई सदिश और डी एस सदिश के मध्य कोण पर निर्भर करता है कि आखिर इन दोनों के बीच में कोण क्या है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत ना हो कि उससे कुछ कोण पर हो, जैसे ये अभिलंबवत है, यहाँ पर कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, 1 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितनी है, 7 है। ठीक है, यहाँ पर जब पृष्ठ इसके अभिलंबवत थी तब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितनी थी, 7 थी। लेकिन जैसे इसको थीटा कोण से ऐसे घुमाया जाता है, थीटा कोण से जब इसको घुमाया जाता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं में एक जो क्षेत्र रेखा थी वो इस क्षेत्रफल इस पृष्ठ से अब क्या हो गई, बाहर हो गई। ये जो क्षेत्र है ना विद्युत क्षेत्र, ये इस पृष्ठ से बाहर हो गई। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। पहले कितना था, 7 विद्युत क्षेत्र था, अब कितना विद्युत क्षेत्र हो गया, 6 विद्युत क्षेत्र। इस तरह से अगर मैं कहूँ कि अगर किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत से थीटा कोण पर घुमाया जाए तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होने का मतलब है वहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स का मान है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर भी देखो दोस्तों, अगर इस फॉर्मूले से अगर मैं बात करूँ डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ ये वाले पोर्शन को। अगर मैं इस फॉर्मूले से बात करता हूँ कि डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ई डी एस कॉस थीटा। इस फॉर्मूले में अगर बात करूँ, इस डी फाई ई का मान अधिकतम कब होगा, अधिकतम कब होगा, जब यहाँ पर कॉस थीटा का मान अधिकतम होगा। कॉस थीटा का मान अधिकतम कब होता है दोस्तों, कॉस थीटा का मान होता है अधिकतम कब होता है, जब उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस थीटा का मान 1 कब होता है, कॉस थीटा का मान 1 तभी होता है जब थीटा का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर अगर थीटा का मान 0 होगा अर्थात ई सदिश और डी एस सदिश के मध्य, अर्थात ई सदिश व डी एस सदिश के मध्य जो कोण होगा, मध्य कोण कितना होगा, थीटा होगा, थीटा बराबर 0 होगा। तो अगर मैं बोलूं कि इस डी फाई ई का मान अधिकतम कब होगा, तो वो होगा ई सदिश और डी एस सदिश के मध्य अगर कोण थीटा 0 होगा तब यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। अर्थात ई सदिश और डी एस सदिश के मध्य कोण, यहाँ पे देखो इन दोनों स्थितियों में आप लोग को पहली जो कंडीशन है, पहली जो स्थिति है उस पर ई सदिश और डी एस सदिश के मान के बीच का कोण कितना है, 0 है। यहाँ पर क्या 0 है, क्या नहीं है, यहाँ पर 0 नहीं है। तो यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र की यहाँ पे या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या यहाँ पे कितनी थी, 7 थी, यहाँ पे कितनी हो गई, घट के 6 हो गई। तो इस तरह से अगर थीटा का मान 0 हो, मतलब ई सदिश और डी एस सदिश के मध्य कोण 0 हो, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिकतम होगी या वैद्युत फ्लक्स की संख्या अधिकतम होगी। लेकिन ये जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत से थीटा कोण पर हो तो उस पृष्ठ पर या उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या या वैद्युत फ्लक्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक तो समझ आया होगा। अभी तक हम लोग ने क्या देखा है दोस्तों कि एक छोटे से डीएस पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स की गणना की है। अगर हम लोग को पूरे के पूरे पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है तब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सूत्र हम लोग को पता चलता है कि डी फाई ई बराबर क्या है, ई सदिश डॉट डी एस सदिश, या इसी को हम लोग डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा लगते हैं। ये एक छोटे से पृष्ठ डी एस के लिए है वैद्युत फ्लक्स। अगर हम लोग को पूरे के पूरे पृष्ठ के लिए हम लोग को वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, ये हो जाएगा हम लोग का फाई ई। तो फाई ई का मान किसके बराबर होगा, जो डी फाई ई है उसका हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का ई सदिश इन डॉट डी एस सदिश, या इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, फाई ई के बराबर हो जाएगा। तो जो डी फाई ई है जहाँ यहाँ पे सूत्र निकला उसका हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, चक्रीय समाकलन बोलते हैं इसको। तो ये हो जाएगा डी फाई ई। तो इस तरह से ये सूत्र हम लोग को निकल के आती है संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स के मान के रूप में। तो अब पढ़ते हैं दोस्तों कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव किसको कहा जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है,
समान परिमाण के दो अगर विजातीय आवेश लेते हैं, जैसे कि एक हम लोग लेते हैं कि -q आवेश और दूसरा हम लोग लेते हैं +q आवेश। ये दूसरा है हम लोग का +q आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित हो, है ना। समान परिमाण के दो विजातीय आवेश जैसे -q है और ये क्या है +q है, तो समान परिमाण के हैं लेकिन विजातीय हैं, चिन्ह में विपरीत हैं। तो समान परिमाण की विजातीय आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी को हम लोग हमेशा 2a लेंगे दोस्तों। 2a हम लोग जब इसका गणितीय विवेचना करेंगे तो उसमें जो सुगमता है उसके लिए हम लोग 2a लेते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो x ले सकते हो, y ले सकते हो, a ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग सुगमता के दृष्टिकोण से यहाँ पर दोनों आवेशों के मध्य जो अल्प दूरी है ना, उसको हम लोग 2a लेंगे। तो समान परिमाण के दो विजातीय आवेश जैसे -q है +q है, इन दोनों के बीच अगर अल्प दूरी कितना है 2a है, तो इस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ऐसा निकाय जो समान परिमाण के विजातीय आवेशों से मिलकर बना हुआ है और जिनके बीच की दूरी अल्प दूरी 2a है, तो इस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, मान लो ये 3 कूलम आवेश है, तो ये कितना -3 कूलम आवेश है, तो ये कितना होना चाहिए, +3 कूलम आवेश होना चाहिए। अगर ये -7 कूलम आवेश है तो ये कितना होना चाहिए, +7 कूलम आवेश होना चाहिए। मतलब परिमाण में समान होनी चाहिए लेकिन दिशा में विपरीत होनी चाहिए। तो दो समान परिमाण के विजातीय आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित हों, इस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, परिभाषा तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, समान परिमाण में समान है दोनों के दो विजातीय आवेश, एक -q है दूसरा +q है, जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2a है पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव की अगर बात करें दोस्तों, ये जो निकाय है, इस निकाय का अगर कुल आवेश की बात करें, इस निकाय पर जो कुल आवेश होता है वो हमेशा कैसे होती है, 0 होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर जो कुल आवेश होती है, वैद्युत द्विध्रुव पर जो कुल आवेश होती है, कुल आवेश Q नेट का मान जो होता है दोस्तों, वो हमेशा कैसे रहती है, 0 रहती है। लेकिन कुल आवेश 0 होने के बावजूद भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होती है। इसका कारण यहाँ पे ये है, अगर देखो यहाँ पर Q नेट कितने हैं, 0 है, लेकिन फिर भी यहाँ पर E का मान 0 नहीं होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र रहने का जो कारण ये है कि यहाँ पर जो दोनों आवेश हैं एक ही जगह केंद्रित नहीं है, यहाँ पर ये दोनों आवेश क्या हैं, या दोनों आवेशों के मध्य क्या है, यहाँ पे कुछ दूरी है। तो दोनों आवेशों के मध्य कुछ दूरी होने के कारण इस निकाय का कुल आवेश तो 0 रहता है, लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान कुछ ना कुछ होता है। तो इस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, जो समान परिमाण के विजातीय आवेशों से मिलकर बने होते हैं और जिनके बीच की अल्प दूरी कितना होता है, 2a। तो इसी बीच की अल्प दूरी के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होती है। लेकिन अगर इसे कुल आवेश की अगर बात करें तो वो कैसे रहती है, 0 रहती है। अब आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आखिर किसको कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है दोस्तों, जैसे एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय लेते हैं, ये क्या होती है, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश होते हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होती हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर परिभाषा की बात करें तो किसी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि दोनों परिमाण में समान है, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहां पर अगर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें दोस्तों, तो क्या होता है, कोई भी एक आवेश जो वैद्युत द्विध्रुव निकाय है उसके किसी भी एक आवेश का परिमाण लेंगे, चाहे -q का परिमाण लो चाहे +q का परिमाण लो, क्या आने वाला है, q आने वाला है। तो कोई भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहाँ पर -q आवेश और +q आवेश, दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो कितना है हम लोग का, 2a। तो कोई भी एक आवेश का परिमाण लो और दोनों आवेशों के बीच की जो मध्य की दूरी है उसका गुणनफल करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल P से। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना हो जाता है, q गुणा 2a। सदिश रूप में अगर इसको लिखते हैं, सदिश रूप में अगर इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का P सदिश बराबर q गुणा 2a
ये हो जाएगा पी कैप। तो सदिश रूप में इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों। अच्छा, आखिर ये अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, तो इसकी दिशा जो होती है हमेशा -q से +q की ओर होती है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है हमेशा -q से +q की ओर होती है। और ये मान लो -q से +q की ओर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में एकांक सदिश है उसको हम लोग क्या लेंगे, पी कैप लेंगे। तो इसकी दिशा जो होती है हमेशा किधर होती है, पी कैप की दिशा में होती है। तो पी कैप की दिशा किधर होती है, -q से +q की ओर। और इसकी दिशा जो होगी वो होगी हम लोग की -q आवेश से +q आवेश की ओर होगी। इस चीज़ को आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि वैद्युत जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा कहाँ होती है, -q से +q आवेश की ओर होती है। अच्छा, इसकी अगर मैं राशि की बात करूं तो इसकी जो राशि हो जाएगी वो कैसी होगी, सदिश राशि होगी। ठीक है, पहले मात्रक लिख लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर इसका मात्रक क्या होने वाला है, इसका मात्रक क्या होगा, देखो q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और 2a क्या है, विस्थापन है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसका जो मात्रक होगा कूलाम मीटर, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, cm, ठीक, कूलाम मीटर। अच्छा, इसकी राशि की बात करते हैं तो राशि कैसी होती है, इसकी सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। और अगर मैं विमी सूत्र की बात करूं, विमी सूत्र की बात करूं, विमी सूत्र की बात करूं तो देखो विमी सूत्र अगर लिखना है तो q का विमी सूत्र कितना होता है, हम लोग जानते हैं AT होता है, AT होता है। और विस्थापन को जो विमी सूत्र है वो कितना होता है, L होता है, ये होता है हम लोग का L। तो अगर मैं इसको कंबाइन लिखूं तो कितना हो जाएगा, m0 L T और A। तो ये हो जाएगा हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमी सूत्र। ठीक है, कहाँ से ये q गुणा 2a से आया है। और इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक क्या होता है, यहाँ पर हम लोग का SI मात्रक होता है कूलाम मीटर। ठीक है, और राशि कौन सी होती है, सदिश राशि, और विमी सूत्र क्या होता है, m0LTA। तो इस तरह से आपने दोस्तों आज वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझा, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझा, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आप लोग को ध्यान रखनी है, ये होती है -q से +q की होती है। और ये राशि कैसी होती है, सदिश राशि होती है। सदिश रूप में अगर इसको लिखें तो P सदिश बराबर q गुणा 2a पी कैप। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा एक जगह, ठीक है, इस फॉर्मूले का भी यूज़ होगा, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज़ एक जगह मैं आपको करूँगा। तो वहाँ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि P सदिश बराबर क्या होता है, q गुणा 2a पी कैप होता है। ठीक है, इसकी SI मात्रा क्या होता है, कूलाम मीटर, और राशि सदिश होती है, और विमी सूत्र होते हैं m0LTA होता है। तो इस तरह से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और भारत के सभी ज़रूरतमंदों तक इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए, और इसे लाइक कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।